अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल्स देखा कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। और साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि क्यों हम इन क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, क्या वजह थी कि हमारे पास ये क्वांटिटीज़ उठ के फिज़िक्स में आई, क्यों हम इनको पढ़े, इसके पीछे क्या फिज़िक्स थी, हमने डिटेल में हमारे पास पीछे देखा था। तो आप फिर हमने हमारे पास जो न्यूटन का पहला लॉ था उसको हमने डिटेल से देखा। लॉ तो वो सिंपल ही था कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर हम ज़बरदस्ती ना करें, फोर्स ना लगाए। लॉ तो छोटा सा था लेकिन उसके पीछे हमने ढेर सारी फिजिक्स भी देखी थी, एमसीक्यूज भी किए थे और ई कैट और एम कैट के लिए न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ। स्टूडेंट, हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ, हमारे पास सेकंड लॉ को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास न्यूटन का जो दूसरा लॉ था है तो ये भी सिंपली एक छोटू सारा का फार्मूला था, इतना सा फार्मूला था, लेकिन उस इतने से फार्मूले के पीछे इतनी सारी फिजिक्स छुपी थी। एवं तो नहीं ना वो हमारे पास उठ के हमारे पास बुक में आ गया, फिजिक्स की बुक में न्यूटन का दूसरा लॉ आ गया। इतने सारे फार्मूले के पीछे ढेर सारी फिजिक्स थी और ढेर सारे कंसेप्ट थे, इसीलिए हमारे पास उस इतने से फार्मूले को फिजिक्स में लाना पड़ा, हमें पढ़ना पड़ा। हम डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ है क्या, क्या बताता है हमारे पास, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें ये देता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन का दूसरा लॉ। तो स्टूडेंट, हमारे पास न्यूटन का जो दूसरा लॉ था वो हमारे पास फोर्स के रिलेटेड बताता था। है तो सिंपली सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ, हमारे पीछे सारी जो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना, हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, उन तमाम हमारे पास जो क्वांटिटी को ये इतनी सारी इक्वेशन हमारे पास एक्सप्लेन कर देती है, डिफाइन कर देती है। इतनी सारी इक्वेशन और इतनी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर रखे है। तो हम देखेंगे अब न्यूटन का जो दूसरा लॉ था वो ये कहता है कि हमारे पास एक बॉडी जिसका मैस m है और अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतना सा लॉ था। क्या स्टूडेंट, हमारे पास वो कहता है, न्यूटन कहता है कि एक बॉडी जिसका मैस m है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो इस बॉडी में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि हमारे पास ए होगा। और ये किसके ज़रिए होगा, हमारे पास फोर्स के ज़रिए। ये था न्यूटन का दूसरा लॉ। जब फोर्स लगी हमारे पास, पीछे तो पड़ा था कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर ज़बरदस्ती ना हो। अब हमने ज़बरदस्ती कर दी है, अब हमने फोर्स लगा दिया है, तो अब उस फोर्स के ज़रिए हमारे पास क्या होगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी हमारे पास वेलोसिटी कम हुई, उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। छोटा सा लॉ है स्टूडेंट हमारे पास, लेकिन देखना कितनी सारी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देखना स्टूडेंट, आप फील आ जाएगा आपको कि न्यूटन का दूसरा लॉ असल में है क्या। F = ma तो है, पढ़ लेते हैं, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इस F = ma के पीछे जो फिजिक्स थी उसको भी हम देखेंगे। तो हमारे पास फोर्स लगी, बॉडी में एक्सेलरेशन आया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। 4 तरह का हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है। तो क्या इतनी सारी हमारे पास जो हमने बात की उससे ये पता चला कि हमारे पास एक फोर्स, जब किसी बॉडी जिसका मैस m है और हमारे पास उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी, अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, हमारे पास अपनी स्टेट चेंज कर लेगी। फोर्स क्या करती है, स्टेट को चेंज करती है, कुछ और नहीं करती। फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। ये था हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ। हमारे पास अब देखते हैं कि हमारे पास इसका यूनिट क्या है। हमारे पास स्टूडेंट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि हमारे पास जारी बात है, न्यूटन इतना मेहनत कर रहा है, उसने हमारे पास ये ला दिए थे, तो फोर्स का यूनिट भी हम न्यूटन रख दिया। न्यूटन किसके इक्वल है हमारे पास, मैथ्स का यूनिट
किलोग्राम, और स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन का ms-2, ये हमारे पास न्यूटन के इक्वल होता है। अगर हम डिमेंशन की बात करें तो हमारे पास जो फोर्स की डिमेंशन होती है वो हमारे पास किलोग्राम की किसके इक्वल होगी, और ये हमारे पास लेंथ, और ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास उस फोर्स की डायमेंशन, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास स्टूडेंट किसके इक्वल है, ये हमारे पास स्टूडेंट यूनिट के इक्वल है। ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये यूनिट के इक्वल है। ये हमारे पास डायमेंशन के इक्वल है। ये हमारे पास चीज़ डायमेंशन के इक्वल है और ये हमारे पास यूनिट के इक्वल है। अब हमारे पास फोर्स कब 1 न्यूटन होगी, स्टूडेंट फोर्स कब 1 न्यूटन होगी, तो वो कहता है कि अगर हमारे पास फोर्स 1 किलोग्राम मास के ऊपर अप्लाई होकर उसमें इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 का, तो उस वक़्त वो फोर्स 1 न्यूटन की होगी। सारी बात है, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो होगी ना, जो कि न्यूटन में हम उसको मेजर करते हैं। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, जब हमारे पास इतनी फोर्स लगाएं जो कि 1 किलोग्राम मास के ऊपर लग के उसमें 1 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उस वक़्त वो जो फोर्स होगी उसको हम 1 न्यूटन कह देंगे। ये था स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन का दूसरा लॉ। अब हम MCQs करते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा लॉ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये आप स्टूडेंट नोट करना है तो कर लें। अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया। अब हम MCQs को देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास MCQs आएंगे, आपने उसके ऊपर ऑप्शन आएगा, आपने एक ऊपर क्लिक कर लेना है। अब पहला ही MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो हमारे पास मूव कर रही है इस ऊपर की तरफ, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास जी, हमारे पास सारी बात है, जब बॉडी मूव कर रही है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी होता है। तो वो हमारे पास कितना है, -9.8 जी, हमारे पास कितना है, -9.8 है। हमारे पास क्या बॉडी ऊपर जा रही है, और एक बॉडी उसी तरह नीचे मूव कर रही है, एक ऊपर चली गई ऐसे ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, और इसका हमारे पास एक्सेलरेशन है हमारे पास 9.8 ये भी। अब वो कहता है बताओ MCQs की स्टेटमेंट ये है, इसको प्राइम कह लें, जे प्राइम और जी के दरमियान हमारे पास कितना एंगल है, ये MCQs है, जी और जी प्राइम के दरमियान कितना एंगल है। तो ऑप्शन हमारे पास नीचे हैं, हमारे पास 180 का, 360 का, 0 का, 270 का। तो स्टूडेंट हमारे पास जैसे ही स्टूडेंट देखते कि हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को देखते तो वो फ़ौरन कहते कि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं 180 के ऊपर, और अपना MCQ स्टूडेंट हमारे पास गलत कर लेते हैं। यही इतना सा फार्मूला है, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स भी है। फार्मूला तो छोटा सारा है, फिजिक्स तो इसके पीछे ढेर सारी है ना। तो हम अब देखते हैं कि कैसे इसका असल ऑप्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन हमारे पास ये 0 वाला होगा, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे इसका ये वाला आंसर होगा इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने अभी अभी कहा कि हमारे पास जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे उसमें मास के ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, और ये इंफॉर्मेशन जो हमने मिस की कि हमारे पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में। स्टूडेंट चाहे बॉडी किधर मूव कर रही है, रैंडम मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगी बॉडी खुद को उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा देगी। ये हमारे पास फोर्स की नेचर है, ब्यूटी है कि वो जो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास इधर कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की, जो कि हमारे पास बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो अब हमारे पास ये जी चाहे ऊपर जा रहा है, हमारे पास बॉडी ऊपर जा रही है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रही है। अब जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो ऐसा स्टूडेंट हमारे पास ये मैक्सिमम जाती गई रुक गई। क्यों रुकी, क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तभी तो जाकर रुक गई, क्योंकि बॉडी ग्रेविटी की फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है। चाहे बॉडी ऊपर मूव कर रही है, लेकिन ग्रेविटी की जो फोर्स है वो हमारे पास नीचे है, और जब हमारे पास बॉडी नीचे मूव करे तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है ग्रेविटी की फोर्स किधर होगी, नीचे की तरफ ही होगी। जैसे हम इसको फेंकते हैं तो नीचे
बहुत ज़्यादा स्पीड से ये आता है, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। दोनों फोर्सेज एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में हमारे पास जब फोर्सेज होंगी तो उसके दरमियान एंगल 0 होगा, उनके दरमियान एंगल स्टूडेंट हमारे पास 0 होगा। ये जी एक्सेलरेशन है, आप कह रहे होंगे कि ये माइनस तो लिखा हुआ है, जी एक्सेलरेशन है और ये अपनी डायरेक्शन इसकी नहीं होती, इसकी डायरेक्शन उधर होगी जिसकी जिधर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं है, ये अपने आप को फोर्स की डायरेक्शन में ही हमारे पास ले लेता है। इसलिए हमने फोर्स को देखा, दोनों तरफ फोर्स एक तरफ, नीचे हमारे पास एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कितना आया 0 का। अब हमारे पास ये तो था पहला MCQ। देखा स्टूडेंट हमारे पास इतना सा फार्मूला था और इतना इसके पीछे ये कंसेप्ट जुड़ा था। अब वो कहता है कि हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दो मैस हैं, एक M1 है, एक हमारे पास M2 है। स्टूडेंट हमारे पास सिंपली तो नहीं ना हमारे पास MCQs अब आएंगे कि फोर्स का यूनिट क्या है, उसका न्यूटन हमारे पास फार्मूला क्या है, उसकी डिमेंशन क्या है, कंसेप्ट वाले MCQs आएंगे स्टूडेंट हमारे पास। अब वो कहता है कि दो मैस हैं, एक का मैस M1 है, एक का मैस M2 है, और इसके ऊपर हमारे पास फोर्स 1 लगती है और हमारे पास इसके ऊपर फोर्स 2 लगती है, और हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन 1 आता है और इसमें एक्सेलरेशन 2 आता है। तो वो बताता है कि बताओ हमारे पास M1 और M2 की रेशो किसके इक्वल होगी। क्या स्टूडेंट हमारे पास दो फोर्सेस हैं डिफरेंट, उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, वो दोनों मैसेज के ऊपर अप्लाई हुई, जिनका मैस डिफरेंट है, दोनों में एक्सेलरेशन भी डिफरेंट का प्रोड्यूस हुआ। तो कहता है कि बताओ उन M1 और M2 की रेशो क्या होगी। अब हमारे पास हम देखते हैं कि क्या M1 और M2 की रेशो हमारे पास होगी। तो हमें पता स्टूडेंट, हमें पता कि हमारे पास F1 के ज़रिए क्या आएगा A1 और F2 के ज़रिए क्या आएगा M2A2। हमारे पास वो कहता है कि फोर्सेस दोनों हैं बराबर, F1 हमारे पास F2 हैं बराबर। स्टूडेंट हमारे पास वो फोर्सेस बराबर है, शायद मैंने पहले कह दिया था कि बराबर नहीं है, हैं बराबर है। स्टूडेंट हमारे पास मैस डिफरेंट है और एक्सेलरेशन डिफरेंट है। जारी बात है हमारे पास मैस डिफरेंट होगा तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, चाहे फोर्सेस सेम लग रही हैं। स्टूडेंट ये याद रखना, चाहे फोर्सेस सेम लग रही हैं लेकिन मैस की वजह से उसके ऊपर एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा मैस उतना एक्सेलरेशन कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना वो कम एक्सेलरेट होगी, कम स्पीड से वो मूव करेगी, चाहे फोर्सेस बराबर है लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। अब हमारे पास ये फोर्सेस बराबर हैं तो हमने बराबर रख देते हैं, ये A2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए M1 M2, तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1, और यहाँ से भी हमें पता चला कि मैस और A1 आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास मैस और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या MCQs है। तो स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास जो न्यूटन के जो लॉ है ये किस हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। हमारे पास मैंने स्टेटमेंट पढ़ दी स्टूडेंट, हमारे पास वो कहता है कि न्यूटन के लॉ किस फ्रेम में वैलिड होते हैं। तो उसने नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल, या हमारे पास कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जिसमें हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन हमारे पास इनर्शियल ऐसा होता है जिसमें हमारे पास बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेशन 0 हो। और नॉन इनर्शियल ऐसा होता है जिसमें हमारे पास बॉडी का एक्सेलरेशन हो। इनर्शियल हमारे पास नॉन एक्सेलरेटेड और नॉन इनर्शियल हमारे पास एक्सेलरेटेड। तो स्टूडेंट हमारे पास बॉडी का न्यूटन के जो सारे लॉ हैं तीनों, ये हमारे पास इस फ्रेम में हमारे पास लागू होते हैं। जब बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी हो तो हमारे पास न्यूटन के जो सारे लॉ है ये किस माहौल में अप्लाई होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हमारे पास स्टूडेंट जो हमारे पास लास्ट और MCQs है वो हमारे पास है कि हमारे पास ये वेट है, वो कहता है इसकी डिमेंशन बताओ। तो स्टूडेंट वो कहता है कि इसकी हमारे पास डिमेंशन क्या है। तो स्टूडेंट वेट हमारे पास क्या है, वेट हमारे पास एक फोर्स ही है स्टूडेंट। जिस तरह हमारे पास ये ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचती है, और अगर उसका हम साथ में मैस लिख दें तो हमारे पास mg किसके को आ जाता है, वेट के, जो कि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो वेट का यूनिट डिमेंशन उसी तरह की होगी जिस तरह हमारे पास फोर्स की डिमेंशन है, जो कि हमारे पास होगी
हमारे पास हमने क्या डिमेंशन निकाली थी, हमारे पास मीटर था और साथ में T-2 था। तो ये हमारे पास उस वेट की डिमेंशन होती है। और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास वो ये भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट MCQs के न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो पहला लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है और दूसरा लॉ हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड देता है, उसका हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू देता है F = ma। तो हमारे पास वो ये भी पूछ सकता है कि न्यूटन का दूसरा लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये फोर्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए तो हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऐਵੇਂ नहीं हम इसको पढ़े। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।